एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर माह के बेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चंस का पार्ट 2। ये जो वीडियोस है ये आपके सारे बैंक के एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल है। ये आपके जो आने वाले आईबीपीएस आरआरबी के जो मेंस एग्जाम्स होने वाले हैं उन एग्जाम्स के लिए, और जो आपके आने वाले बैंक्स के सारे एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स के लिए आपके काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा सितंबर माह का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग इसको हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ये अवेलेबल है। और आप लोग को अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के अदर वीडियोस भी देखने हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग फाइनेंशियल प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि आपको क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में चाहिए थे, तो आप लोग की डिमांड को पूरा करते हुए मैंने इस बार क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाए हैं। और ये आपके लिए जो आईबीपीएस का नया इंटरफेस जो आईबीपीएस ने लॉन्च किया है, आईबीपीएस का नया इंटरफेस तो आपको पता ही होगा, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आईबीपीएस ने क्वेश्चन जो बनाए हैं इस बार नए इंटरफेस में, उसके लिए भी आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। Which bank ranks first in the East 2.0 index released by IBA? यानी IBA द्वारा जारी East 2.0 इंडेक्स में कौन सा बैंक पहले स्थान पर है? तो East 2.0 इंडेक्स जो जारी की गई है IBA के द्वारा, उसमें पहले स्थान पर है BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बैंक ऑफ बड़ौदा को हाल ही में जारी ईस्ट बैंकिंग सुधार इंडेक्स 2.0 में पहले स्थान पर रखा गया है। इस इंडेक्स में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो जो पहले स्थान पर है वो है बीओबी, और सेकंड नंबर पे है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और थर्ड नंबर पे है ओबीसी यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। भारतीय बैंकिंग संघ जिसे बोलते हैं आईबीए, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, हिंदी में भारतीय बैंकिंग संघ द्वारा ईज का फुल फॉर्म है इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। क्या है? इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस सुधार सूचकांक को जारी किया गया है यानी तैयार किया गया है। किसके द्वारा? आईबीए के द्वारा। इस सूचकांक को जारी करने का जो उद्देश्य है, जो मेन एम है, वो है सार्वजनिक उपक्रमों के बीच कंपटीशन बढ़ा के उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जरूरी बदलाव लाना। तो क्या है? कंपटीशन बढ़ा के उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करके पब्लिक सेक्टर बैंक में जरूरी बदलाव लाना ही इसका मेन ऑब्जेक्ट है यानी उद्देश्य है। आईबीए का फुल फॉर्म है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, और आईबीए के सीईओ सुनील मेहता, और आईबीए का हेडक्वार्टर मुंबई, इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 में। बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी के एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्डा, और बीओबी का हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में, और बीओबी की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में। और बीओबी का टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। आप लोग सारे बैंक के टैगलाइंस जरूर याद रखिएगा, और जितने बैंक्स के मैंने ऑप्शंस में दिए हैं उनके टैगलाइंस भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि टैगलाइंस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी $1 million लोन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी? हिंदी में, हाल ही में भारत सरकार और एडीबी के द्वारा कितने $1 million के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो अभी भारत सरकार और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस गलियारे के निर्माण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार द्वारा 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगस्त 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा स्वीकृत $1 बिलियन की सुविधा ऋण की पहली किस्त है। जो ऋण की पहली किस्त है वो है $1 बिलियन जो अगस्त में स्वीकृत कर दी गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मडलायुंग फिलीपींस में, और इसके अध्यक्ष है मात्सुगो अस्कावा। कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुगो अस्कावा,
और एशियन डेवलपमेंट बैंक में 6 उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि भारत से इस बार अशोक लवासा उपाध्यक्ष चुने गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। वो दिवाकर गुप्ता के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं। इससे पहले दिवाकर गुप्ता थे, अब बन चुके हैं अशोक लवासा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1966 में, और इसकी जो मेंबर कंट्री है, जिसके सदस्य देश हैं, वो है 68 जो है इसके सदस्य देश हैं, इसकी मेंबर कंट्री है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई स्टार्टअप 2.0 फॉर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय। हिंदी में स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी आई स्टार्टअप 2.0 जो लॉन्च किया गया है, वो लॉन्च किया गया है आईसीआईसी बैंक के द्वारा। इसका सही आंसर है आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन सी। आईसीआईसी बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम स्टार्टअप के लिए उनकी बैंकिंग के साथ साथ बैंकिंग से अलग जरूरतों जैसे नियामक सहायता, एनालिटिक्स, स्टाफिंग, अकाउंटिंग, ग्राहक अधिग्रहण और ग्राहकों के लिए डिजिटल आउटरीच जैसे अन्य का भी ध्यान रखेगा। तो जो आई स्टार्टअप 2.0 है, ये लॉन्च किया गया है आईसीआईसी बैंक के द्वारा। और ये किन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है? तो जिन लोगों ने नया स्टार्टअप किया है और जो नए उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए ये लॉन्च किया गया है आईसीआईसी बैंक के द्वारा। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। आईसीआईसी बैंक का टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। इसके अलावा जो अदर बैंक्स ऑप्शन में है, इनके हेडक्वार्टर्स, एमडी और टैगलाइन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा जरूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड, ऑप्शन सी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है मास्टर कार्ड के द्वारा। मास्टर कार्ड ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए वर्चुअली टेस्टिंग परिवेश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लॉन्च किया है। मास्टर कार्ड ने केंद्रीय बैंकों, वाणिज्य बैंकों और तकनीकी और सलाहकार फर्मों को देश या क्षेत्र में CBDC की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित किया है। तो जो अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC प्लेटफॉर्म है, वो अभी मास्टर कार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो मास्टर कार्ड ने केंद्रीय जितने सेंट्रल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके टेक्निकल और जो उनके एडवाइजर फर्मों को देश या क्षेत्र में CBDC की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित किया है। मास्टर कार्ड के सीईओ हैं अजय पाल सिंह बांगा और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which countries rank first in the Global Economic Freedom Index 2020? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो अभी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो जारी की गई है, इसमें पहले स्थान पर है हांगकांग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हांगकांग। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर हांगकांग है। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट में भारत को 105वें स्थान पर रखा गया है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसमें हमारे देश भारत का 105वां स्थान है। इसे भारत में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के संयोजन में जारी किया गया है। यह विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां संस्करण है। अगर फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं पीटर ब्राउन और इसका हेडक्वार्टर है वैंकूवर, कनाडा में, और सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं पार्थ जेसा और सिविल सोसाइटी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Moody's has predicted India's GDP growth rate to be what % in the financial year 2021? तो मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो मूडीज ने अभी -11.5 क्या बताया है? -11.5 जो है % रहने का अनुमान जताया है भारत की जीडीपी वर्ष 2020-21 में।
रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत की जीडीपी विकास दर -11.5% रहने का अनुमान जताया है। हालांकि मूडी ने वित्त वर्ष 2021 फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 10.6% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 2020-21 है, इसमें जो मूडीज ने अनुमान जताया है वो जताया है -11.5 यानी 11.5 निगेटिव रहने का। लेकिन जो 2022 का फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए मूडीज ने बोला है कि 10.6% की दर से भारत की जीडीपी ग्रोथ करेगी यानी भारत की जीडीपी बढ़ेगी। मूडीज की बात करते हैं तो मूडीज का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में और इसके सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल। कौन है? रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल। और इसके फाउंडर हैं जॉन मूडी और इसकी स्थापना हुई थी 1909 में मूडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल हैज एस्टिमेटेड इंडियाज जीडीपी रेट टू बी व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2021? क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो क्रिसिल ने वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की जीडीपी दर -9% रहने का अनुमान जताया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी -9%। तो क्रिसिल की बात करते हैं। क्रिसिल क्या है? क्रिसिल इज एन इंडियन एनालिटिक कंपनी प्रोवाइडिंग रेटिंग्स, रिसर्च एंड रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज एंड इज ए सब्सिडरी ऑफ अमेरिकन कंपनी S&P ग्लोबल। तो क्रिसिल एक इंडियन एनालिटिकल कंपनी है जो रेटिंग्स, रिसर्च एंड रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड कराती है। ये जो सब्सिडरी है अमेरिकन कंपनी S&P ग्लोबल की, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, क्रिसिल एक सब्सिडरी कंपनी है S&P ग्लोबल कंपनी की जो एक अमेरिकन कंपनी है S&P ग्लोबल। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर -9% रहने का अनुमान जताया है। क्रिसिल ने कोविड-19 की महामारी, अनिश्चितता और सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपने पूर्वानुमान 5% को संशोधित किया है। पूर्वानुमान का यहाँ पे मतलब है कि क्रिसिल ने जो पहले जीडीपी दर बताई थी वो बताई थी 5%, लेकिन जो अभी सरकार से वित्तीय सहायता जो में कमी के कारण और कोरोना वायरस महामारी के कारण क्रिसिल ने अभी जो भारत की नई जीडीपी दर बताई है वो बताई है -9%। इसके अलावा क्रिसिल ने ये बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी में 10% दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। तो फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी 10% की दर से बढ़ेगी क्रिसिल के अनुसार, और अभी 2020-21 में है वो बताई है -9%। क्रिसिल के जो सीईओ हैं उनका नाम है आशु सुहास और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और क्रिसिल की स्थापना हुई थी 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द फर्स्ट फीमेल सीईओ ऑफ सिटी ग्रुप? सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन होंगी? तो सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ होंगी जेन फ्रेजर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जेन फ्रेजर। ये है जेन फ्रेजर। सिटी ग्रुप ने जेन फ्रेजर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ चुना है। वह इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला सीईओ हैं, यानी सिटी बैंक की पहली महिला सीईओ हैं। इनका नाम है जेन फ्रेजर। वह माइकल कॉर्बेट का स्थान लेंगी जो फरवरी 2021 में रिटायर हो रहे हैं। अभी कौन है सीईओ इसके सिटी ग्रुप के? वो है माइकल कॉर्बेट। ये फरवरी 2021 में रिटायर होंगे और इनकी जगह पे इनका स्थान लेंगी जेन फ्रेजर। जेन फ्रेजर वित्तीय उद्योग में एक उभरती हुई महिला है जिन्होंने निवेश बैंकिंग, धन प्रबंधन, संकटग्रस्त वर्कआउट, लैटिन अमेरिका में रणनीति का विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर कार्य किया है। सिटी ग्रुप का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में और सिटी ग्रुप की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1998 में। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर हैज estimated India's GDP to be at what percent is the current financial year? केयर ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो केयर ने जो अभी वित्त वर्ष चल रहा है, इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है -8 से -8.2%। कितना है? -8 से -8.2%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय रेटिंग एजेंसी केयर्स रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी
-8, यहाँ पे जो निगेटिव है -8 से -8.2 की रेंज में निगेटिव रहने का अनुमान जताया है। यह अनुमान इसके पहले के जारी किए गए -6.4 से अधिक है। जो पहले जारी किया था केयर ने वो किया था -6.4%, लेकिन अभी जो किया है वो -8 से -8.2। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में लगभग 8% की गिरावट सकल स्थिर पूंजी निर्माण में गिरावट के साथ जुड़ी है। केयर रेटिंग की स्थापना हुई थी 1993 में और केयर रेटिंग का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और केयर रेटिंग के एमडी और सीईओ हैं अजय महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समीर कुमार खरे। समीर कुमार खरे अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुने गए हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने समीर कुमार खरे को एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वह 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर, असम कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। वह वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा और इसका हेडक्वार्टर है मार्लुंग यानी मनीला, फिलीपींस में। कहां पे है? मनीला, फिलीपींस में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया? भारत के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के लिए, याद रखिएगा, भारत के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए निदेशक यानी नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है टेको कोनिशी को। किसको किया गया है? टेको कोनिशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। टेको कोनिशी को भारत के लिए एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने केनिची योकोयामा का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे? वो थे केनिची योकोयामा। जिन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक के दक्षिण एशियाई विभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। टेको कोनिशी एशियन डेवलपमेंट बैंक की भारत देश साझेदारी रणनीति 2018 से 2022 के कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को $1.5 बिलियन, ये याद रखने लायक है कि ये पॉइंट्स जो हैं ये याद रखिएगा कि एशियन बैंक ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत को $1.5 बिलियन का समर्थन प्रदान किया है। $1.5 बिलियन का समर्थन। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मेंबर कंट्रीज है 68 कंट्रीज। इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं 68 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फील्ड इज द यूरोनॉमी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस अवार्ड गिवन? यूरोनॉमी अवार्ड्स जो फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूरोमनी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार दिया जाता है बैंकिंग के क्षेत्र में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैंकिंग। यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी और वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया यह अपनी तरह का पहला पुरस्कार था। तो ये याद रखिएगा कि यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये बैंकिंग के क्षेत्र में दिया जाता है और ये बैंकों को, सर्वश्रेष्ठ बैंकों या फिर बैंकरों को दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। इस बार जो दिया गया है एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको दिया गया है? एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्य पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा। उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है कि यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो वो एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्य पुरी को दिया गया है। एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। और ये याद रखिएगा कि एमडी जो है अभी एचडीएफसी बैंक के आदित्य पुरी, इनकी जगह पर अब नए एमडी कौन बनेंगे? तो एचडीएफसी बैंक के नए एमडी जो होंगे उनका नाम है शशि जगदीशन। शशि जगदीशन एचडीएफसी बैंक के नए एमडी होंगे आदित्य पुरी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक का अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है राजेश खुल्लर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेश खुल्लर। 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर राजेश खुल्लर को वॉशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। राजेश खुल्लर को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के कार्यकाल या उनके पद से मुक्त होने की तारीख 23 अगस्त 2023 तक अपने पद पर कार्यरत रहेंगे राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर को कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI General Insurance has signed a corporate agency agreement with which bank? SBI General Insurance ने किस बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी SBI General Insurance ने यस बैंक के साथ, किसके साथ? यस बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यस बैंक। SBI जनरल इंश्योरेंस को और यस बैंक ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते के अंतर्गत यस बैंक अपने ग्राहकों को जनरल बीमाकर्ता के खुदरा उत्पादों को वितरित करेगा। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स को 28 राज्यों, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यस बैंक के ग्राहकों को पेश किए जाएंगे। यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार और SBI जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं प्रकाश चंद कांडपाल, पीसी कांडपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच टाइटन पे विथ विच बैंक? यानी टाइटन ने भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी जिसका नाम है टाइटन पे, टाइटन की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी जो है टाइटन ने लॉन्च की है भारत में, उसका नाम है टाइटन पे। किस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च की है? तो टाइटन ने अभी अपनी पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, SBI। टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित यानी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है। SBI खाता धारक भुगतान करने के लिए टाइटन पे घड़ी को संपर्क रहित भुगतान POS का फुल फॉर्म में काफी बार बता चुकी हूँ, पॉइंट ऑफ सेल मशीनों पर टैप कर सकते हैं। यह योनो SBI द्वारा संचालित है। टाइटन पे घड़ी एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड के रूप में काम करेगी और टाइटन कंपनी के अध्यक्ष हैं एन मुरुगनंथम। क्या नाम है? एन मुरुगनंथम। और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में और टाइटन कंपनी का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। SBI के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार और SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। SBI लोगो टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। क्या है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 विल अमेंड सेक्शन 45 ऑफ विच एक्ट? यानी हाल ही में पेश किए गए बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 किस अधिनियम की धारा 45 में संशोधन करेगा? तो ये करेगा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में। किसमें करेगा? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में धारा 45 में संशोधन करेगा। विधेयक पर हुई चर्चा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे देश में सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा होगी। इस विधेयक में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 3, धारा 45 और धारा 56 में संशोधन का प्रस्ताव है। ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि धारा 45 की जगह पे धारा 3 या फिर धारा 56, तो उसका आंसर भी होगा 1949, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। इस विधेयक से भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों के पुनर्गठन या विलय की योजना बना सकेगा और जमाकर्ताओं के हित में सही प्रबंधन की व्यवस्था भी करेगा। इस विधेयक में सहकारी समितियां अपने नाम के साथ बैंक शब्द का इस्तेमाल नहीं करती हैं और चेकों का समाशोधन नहीं करती हैं, उन्हें इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस विधेयक में जो सहकारी समितियां हैं जो अपने नाम के साथ बैंक शब्द का इस्तेमाल नहीं करती हैं
और जो चेकों का समाशोधन भी नहीं करती हैं, उन्हें इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इस जो नया विधेयक है, इस विधेयक के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राजस्थान गवर्नमेंट हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच टू डेवलप द स्टेट एमएसएमईज इकोसिस्टम, यानी राजस्थान सरकार ने राज्य के एमएसएमई पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राजस्थान सरकार ने राज्य के एमएसएमई पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए सिडबी के साथ, किसके साथ? सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिडबी। राजस्थान सरकार ने राज्य के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों एमएसएमई पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का फुल फॉर्म देखिएगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन राज्य को बेहतर जानकारी और एमएसएमई की समस्याओं के लिए बेहतर समाधान प्रदान करेगा। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश, और सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में, 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द OECD has predicted how many % decline in Indian economy in financial year 2021? OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % गिरावट की संभावना जताई है? तो OECD ने अभी वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % की गिरावट जताई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, -10.2%। -10.2% की गिरावट की संभावना जताई है OECD ने। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये छोटे छोटे बैंकिंग टर्म्स के भी आप फुल फॉर्म जरूर से याद रख कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। हिंदी में बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD। OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में -10.2% गिरावट की संभावना जताई है। हालांकि पेरिस स्थित OECD ने वित्त वर्ष 21-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 10.7% की दर से बढ़ने का भी अनुमान जताया है। अभी जो संभावना जताई है 20-21 फाइनेंशियल ईयर में OECD ने वो जताई है -10.2 गिरावट, -10.2 की। और लेकिन 2020-21-22 फाइनेंशियल ईयर में OECD ने बोला है कि भारत की जीडीपी 10.7% से बढ़ेगी, ये इसने अनुमान जताया है। OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और OECD की स्थापना हुई थी 1961 में। OECD के महासचिव हैं जोस एंजल गुर्रिया। कौन है? जोस एंजल गुर्रिया। ये याद रखिएगा OECD का फुल फॉर्म। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम आर्थिक स्पंदन हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट, यानी आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम की शुरुआत अभी की गई है कर्नाटक में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए यानी 39,300 करोड़ रुपए के ऋण वितरित करने के लिए आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में 15,300 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाएगा, जबकि गैर कृषि क्षेत्र में 24,000 करोड़ रुपए की राशि रखी जाएगी। तो इस जो योजना बनाई है आर्थिक स्पंदन, ये 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने के लिए बनाई गई है कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा द्वारा, यानी कर्नाटक सरकार द्वारा। और इस योजना के तहत जो कृषि क्षेत्र है इसमें 15,300 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा, जबकि जो गैर कृषि या नॉन एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें 24,000 करोड़ रुपए की राशि रखी जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। ये इंडिया के मैप में आप देख रहे हैं, ये है कर्नाटक, और कर्नाटक की कैपिटल है, राजधानी है बेंगलुरु। और कर्नाटक के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हम्पी, पटक्कडल, मैसूर और बदामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
When is इंटरनेशनल इक्वल पे डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड, यानी अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जा रहा है? तो अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 18 सितंबर। इस बार 18 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस यानी इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 नवंबर 2019 को अपने 74वें सत्र में तीसरी समिति ने 18 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में घोषित करते हुए प्रस्ताव को अपनाया था। तो ये याद रखिएगा कि इस बार यानी 2020 में 18 सितंबर 2020 को पहली बार इंटरनेशनल इक्वल पे डे, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया है वैश्विक स्तर पर, या तभी से अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस या इंटरनेशनल इक्वल डे कहते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 नवंबर 2019 को अपने 74वें तीसरी समिति के 18 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय वेतन दिवस को अपने प्रस्ताव में अपनाया था। इसलिए 2019 में अपनाने के बाद 18 सितंबर 2020 में इसको मनाया गया है। अब अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस होता क्या है, इसका जो मेन मोटो है, इसको मनाने का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि मेंस और वुमेन्स दोनों की जो इक्वल पे होना चाहिए, क्योंकि मेंस को जैसा कि इसमें मेंशन है, यूएन वुमेन ने अपने ट्वीट करते हुए लिखा है, ग्लोबली द जेंडर पे गैप स्टैंड्स एट 16%, मीनिंग वुमेन वर्कर्स अर्न एन एवरेज ऑफ 84% व्हाट मैन अर्न, यानी कि जो भी काम सेम काम के लिए अगर मैन जो है उनको 100 रुपीज मिलते हैं तो वुमेन्स को उसको ओनली मिलता है 84, यानी कि 16% जो कम पे मिलता है वुमेन्स को मेंस के कंपेयर में सेम काम के लिए। तो उसको इक्वल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस, उनका जो वेतन है, उनका जो पे है, उसको समान करने के लिए इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर अमिताभ घोष पास्ड अवे, ही सर्व्ड एज व्हिच गवर्नर ऑफ आरबीआई? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया। उन्होंने आरबीआई के कौन से गवर्नर के रूप में काम किया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अमिताभ घोष ने आरबीआई के 16वें गवर्नर के रूप में काम किया था। भारतीय रिजर्व बैंक में सबसे कम समय तक काम करने वाले गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया। इन्होंने सबसे कम समय तक के लिए आरबीआई के गवर्नर रहे थे। ये मात्र 21 दिनों के लिए आरबीआई के गवर्नर बने थे। उन्होंने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के दौरान 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर के रूप में काम किया था। 16वें गवर्नर थे आरबीआई के, सिर्फ 21 दिनों के लिए, सबसे कम समय तक के लिए बनने वाले गवर्नर थे। यह ऐसा समय था जब अमिताभ घोष आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे और नए 17वें गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा को प्रभार सौंपे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी जो 17वें गवर्नर थे आरबीआई के आर.एन. मल्होत्रा, उनको प्रभार सौंपे जाने तक का जो टाइम था, उस टाइम तक के लिए वो गवर्नर का उन्होंने पदभार संभाला था, वो मात्र 21 दिनों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was the Member of Parliament Pay Allowances Pensions Amendment Bill 2020 passed in the लोक सभा? यानी संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में कब पारित किया गया है? तो इस बिल को अभी लोकसभा में पारित किया गया है 15 सितंबर 2020 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 15 सितंबर। लोकसभा ने संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को 15 सितंबर 2020 को पारित कर दिया है। इस विधेयक में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न तत्काल वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी सांसदों के वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए 30% की कटौती करने की मांग की गई है। अभी जो संसद के सदस्य हैं, यानी जितने भी सांसद हैं, उनकी जो वेतन में कोविड-19 महामारी से जो उत्पन्न वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी सांसदों के वेतन से 30% की कटौती करने की मांग की गई है। और कब से की गई है? 1 अप्रैल 2020 से। 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए, यानी 1 अप्रैल 2021 तक के लिए सभी सांसदों के सैलरी यानी उनके वेतन में से 30% की कटौती करने की मांग की गई है।
इस अध्यादेश को 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। तो लोकसभा में संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को 15 सितंबर को पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been elected member of ECOSOC यानी ECOSOC का सदस्य किसे चुना गया है? तो ECOSOC का सदस्य भी चुना गया है भारत और अफगानिस्तान को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ECOSOC का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी ECOSOC। भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। भारत 4 साल यानी 2021 से 25 तक महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के आयोग का सदस्य होगा। ECOSOC की स्थापना 1945 में हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं मुनीर अकरम। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has become the new president of ASCI यानी ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ASCI के अभी नए अध्यक्ष बने हैं सुभाष कामत। कौन बने हैं? सुभाष कामत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ASCI क्या है? ASCI है द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI। सुभाष कामत को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है। ASCI के उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे सुभाष कामत सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना हुई थी 1985 में। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद मतलब एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर। व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।